Hello everyone, welcome to another session of the chapter that is excretory products and their elimination. In the previous session of this chapter, we have studied that excretion is the process of removal of waste products from your body, जिसको हमने digestive system में जब पढ़ा था, then we were using the terminology egestion, मतलब कि the removal of any sort of excretory material from the body, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो स्वेटिंग हो, या फिर other substances. So the removal of all the substances is known as excretion. Now this process is different in different animals. कैसे कि जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेशन कहाँ होता था? फूड वैक्यूल में. कोई स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, तो उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेथड ऑफ एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के बाहर किसी भी मटेरियल को हटा देना. कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ डायपेडेसिस. वो क्या करता है? एक वैक्यूल बनाता है, वहां पे वो मटेरियल आता है, देन वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है एंड वो मटेरियल सेल के बाहर हो जाता है. दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन इन पैरामीशियम और अमीबा. देन कमिंग टू नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सक्रीशन विच वाज सीन इन प्लानेरिया. हमने देखा था कि उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हेल्प इन द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन. देन कमिंग टू नेफ्रीडियास. नेफ्रीडियास कहाँ पे थे? अर्थवॉर्म में थे. अर्थवॉर्म का हमें स्ट्रक्चर पता है, इसे ट्यूब लाइक होता है, उसमें नेफ्रीडियास प्रेजेंट होते हैं जो कि सेगमेंट्स में होते हैं. These nephridias helps the earthworm in excretion through the moist cuticle of their body. Then coming up next to the human excretory system. Now human excretory system is more complex, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सो इट नॉट ओनली हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई, तो एक्सक्रीशन से पहले अगर आपका जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ज्यादा डाइल्यूट है, तो उसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? वो भी किडनी ही करती है. तो ये क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन कर रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसे हो गया कि आपकी बॉडी में सल्यूट्स ज्यादा हो गए, तब भी क्या होगी? ऑस्मोलैरिटी हाई हो जाएगी. तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आयंस या सल्यूट्स विल बी excreted out from your body. So this is how the process of excretion and osmolarity takes place. So in this session we'll be discussing the parts of the excretory system. So coming to the human excretory system, as you can see in the diagram, ये आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज. वी नो दैट दीज किडनीज आर लोकेटेड इन द पेरिटोनियल कैविटी. ये पेरिटोनियम कैविटी कहाँ होती है? इट इज बिलो द एब्डोमेन रीजन, डायफ्राम के पीछे की तरफ. और ये जो किडनी होती है, दीज आर सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. तो पीछे की तरफ तो हम वर्ड यूज करेंगे रेट्रो. सो देयरफॉर यू कैन से दे आर रेट्रोपेरिटोनियल. दे आर टू इन नंबर्स, दैट इज देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी प्लस आपकी जो राइट साइड वाली किडनी होती है, द किडनी विच इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज स्लाइटली लोअर. और थोड़ा नीचे पोजिशन क्यों है? बिकॉज इट हैज टू अकोमोडेट द लिवर अबव इटसेल्फ. So the right kidney is slightly lower in position. क्यों है इतनी नीचे? बिकॉज इट हैज टू अकोमोडेट द लिवर अबव. तो ये हो गया किडनी. नाउ किडनी है तो उसमें भी हमें पता है कि उसके कैपिलरी नेटवर्क होगा. सो द आर्टरी विच इज कमिंग इन द किडनी, अब किडनी में जो भी वो मटेरियल लेकर आ रही उसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी. वी यूज द साइंटिफिक टर्म रीनल फॉर किडनी. जैसे लिवर के लिए हम हेपा बोलते हैं, वैसे ही किडनी के लिए हम रीनल बोलते हैं. सो वी हैव रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. नाउ एज आई वाज टेलिंग यू, किडनी में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल, मान लीजिए यूरिन फॉर्मेशन हो गया, तो वो फाइनली जाता कहाँ है? यूरेथ्रा में, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड देन द यूरिनरी ब्लैडर. तो किडनी से यूरेथ्रा में यूरिन को लेके कौन जाता है? यूरेटर. यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इमर्जेस फ्रॉम द किडनी, रन्स डाउनवर्ड्स इनटू द यूरेथ्रा.
नाउ वी नो कि एवरी ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर और अ ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। फिर हम और देख सकते हैं कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। देन ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, वील स्टडी लेटर कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। These are known as the adrenal gland. Now, why are we using the word adrenal? Renal का मतलब है किडनी, ad का मतलब है on the upper side. Therefore, they are known as the adrenal gland, which secretes the hormone that is cortisol. फिर उसके बाद अगर हम किडनी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो ये प्रोसीजर्स होते कैसे हैं, सबसे पहले हम किडनी में देखेंगे कि उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, विच आई टोल्ड यू आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। इन नेफ्रॉन्स में जो भी मटेरियल आता है दैट इज बीइंग फिल्टर्ड आउट and that filter is known as the glomerular filtrate. Now that filtrate when goes into the tubules, वहां पे reabsorption होता है। क्यों reabsorption होता है, मान लीजिए जो भी फिल्ट्रेट आया उसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट आयंस चले गए, या बॉडी में आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन, तो ये सब कहाँ हो गया, आपका ट्यूब्यूल्स में हो गया, विच इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एंड फाइनली दैट फिल्ट्रेट इज पास्ड आउट इन द कलेक्टिंग डक्ट, तो वो क्या हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो गया। Moving forward to the internal structure of the kidney, as you can see in the diagram, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो किडनी होती है उसके दो रीजन्स होते हैं, दैट इज द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। सो कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड एंड ऑन द इनर साइड इट हैज मेडुला। किडनी के इंफीरियर साइड पे देयर इज अ नॉच प्रेजेंट। ये नॉच क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइलम होता है। Hilum is connected, which finally leads into the ureter. See, this structure which is present, it is known as the hilum. Hilum जो है जब किडनी में एंटर करता है, see as you can see it's a pipe like structure, but as it is entering the kidney it gets widened. So the region where this hilum is getting widened, that region is known as the pelvis. हाइलम जब किडनी में एंटर हो रहा है तो इट इज गेटिंग वाइडेड एंड दैट इज नोन एज द पेल्विस, एंड हाइलम इज ओनली कंटिन्यूड डाउनवर्ड्स व्हिच इज नोन एज द यूरेटर। देन मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि जो मेडुला है उसमें कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एंड दैट पिरामिड आर नोन एज द मेडुलरी पिरामिड। ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द पिरामिड, मतलब जहां पे एपेक्स प्रेजेंट है वहां पे कुछ माइनर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज द कैलिक्स। Now these calyx, they are also of two types. जो यहाँ पे छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these are known as the minor calyces. When many minor calyces join, they form the major calyx. तो बहुत सारे minor calyces when they join, then they form a major calyx. एंड इन बिटवीन दीज कैलिसेस, इन कैलिसेस के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो यू हैव टू रिमेंबर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे लोकेटेड है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में इट हैज टू रीजन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। सो आई एम जस्ट राइटिंग द नेम्स, so you have to remember the labelings. First, you have to remember the cortex, which is the outer part. Then comes the medulla, which is the inner part. किडनी में उसके inferior side पे there is a notch present which accommodates the hilum. Hilum जब widened होता है when it is entering the kidney, then it is known as the pelvis.
तो वी यूज द वर्ड रीनल पेल्विस। रीनल क्यों? क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं। Renal pelvis, or you can remember pelvis. Then this hilum is continued downward into the ureter. फिर उसके बाद आपके किडनी में भी कैपिलरी नेटवर्क होगा, सो इट हैज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. नेक्स्ट यू कैन सी कि आपका जो मेडिला होता है उसमें कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर नोन एज द मेडुलरी पिरामिड. At the apex of these medullary pyramid, there are certain structures which are known as the calyx. ये भी दो तरह के होते हैं. When many small calyces are present, they are known as the minor calyces. So you have a calyx. Small calyces are known as the minor calyces, and many minor calyces join together to form a major calyx. And at last, there are certain muscular mass-like structures present in between these calyces which form the column of Bertini. So you have to remember the labelings and the location of all these structures inside the kidney. Moving forward, kidneys are reddish brown bean-shaped structures situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Okay, so you have to remember that kidneys are reddish brown in color. They are bean-shaped. तो उनका shape कैसा है? Bean-shape का है. Location कहाँ है? Between the last thoracic and third lumbar vertebra. हमें पता है जब हम vertebral column की बात करते हैं तो सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकिजियल होता है. तो थोरासिक कहाँ है? दिस इज द थोरैक्स रीजन, लास्ट थोरासिक रीजन, और लंबर रीजन के थर्ड लंबर वर्टिब्रा. आपको यू हैव टू रिमेंबर द नेम, लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. और कहाँ पे है? इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी में होती है बट बैकवर्डली पोजिशन होती है. तो ये क्या होती है? रेट्रो पोजिशन. यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर रेट्रो पोजिशन है, लेकिन कहाँ है? पेरिटोनियल कैविटी में. सो वी विल राइट रेट्रो पेरिटोनियल. नाउ ईच kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 grams. So these are some of the figures which you have to remember. Towards the center of the inner concave surface of the kidney, मतलब कि जो हमारे inferior surface में जो notch present थी वो कैसा surface था? Concave surface था. Is a notch called hilum. As I was telling you, वो notch present है, hilum है, जिसके थ्रू ureter आपका जाता है downward into the urethra, and blood vessels. कौन सी blood vessels? Renal artery and renal vein, nerves enter. क्यों एंटर कर रही है? बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू ब्रिंग ऑक्सीजन, दे ऑल्सो हैव टू ट्रांसपोर्ट मेटाबोलाइट्स फॉर फंक्शन, एंड दे हैव टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दी सॉल्यूट्स. और यूरेटर क्यों? क्योंकि यूरेटर ही यूरिन जो फॉर्म होती है उसको कैरी करता है इनटू द यूरेथ्रा. Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. As I was telling you कि आपका जो हाइलम होता है जब वो किडनी में एंटर करता है तो वो क्या हो जाता है? वाइडेंड हो जाता है. जब वो वाइडेंड हो जाता है तो वो कैसा शेप बना लेता है? ब्रॉड फनल शेप. एंड दैट स्ट्रक्चर वाज नोन एज द रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस आके जाके कंटिन्यू होती है टू फॉर्म द कैलिसेस व्हिच आर ऑफ टू टाइप्स, minor calyces and many minor calyces join together to form the major calyx. The outer layer of a kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are two zones, outer cortex and the inner medulla. अब कैप्सूल की बात हो गई है क्योंकि रीनल है और किडनी की बात है तो व्हील से कि किससे कवर्ड होता है? रीनल कैप्सूल से कवर्ड होता है. The medulla
which is the inner region, is divided into a few conical mass. Few conical mass मतलब pyramidal like structures which are known as the medullary pyramids which project into the callus. हमें पता था कि जो आपके pyramids का जो apex है, that is the pointed end which is inside the callus, उसको single को हम बोलते हैं callus, many are known as calluses. The cortex extends between the medullary pyramids as renal columns called columns of Bertini. हमने पढ़ा था कि जो पिरामिड जो कैलिसेस होते हैं उसके बीच में कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो मास लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कॉर्टेक्स. Cortex is the outer part but it is extending inside the medulla between the pyramids and that is known as columns of Bertini. So यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमने उधर लेबलिंग्स पढ़ी थी, these are the explanation of all the location of all the structures inside the kidney. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons, which are the functional units. Nephrons क्या है? Nephrons are the functional as well as structural unit of the kidney. So each nephron has two parts, that is the glomerulus and the renal tubule. This glomerulus is also known as the renal corpuscle. अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो नेफ्रॉन्स होता है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. Coming to the structure of the nephron, as you can see in the diagram. See, this is the structure of a nephron as a, और nephron के दो parts होते हैं, renal corpuscle और renal tubule. So this upper portion of जहां पे आपका बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है, this portion is known as the renal corpuscle. Then the portion consisting of the proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle, vasa recta and collecting duct. The remaining portion is known as the renal tubule. So I'll mark it here. The remaining portion is known as the renal tubule. Tubule क्यों बोले? क्योंकि there are many tube-like structures. Now I'll explain all the parts. आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एफरेंट एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल. दीज एफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स फॉर्म सम मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर जहां से कि आपका फिल्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होता है और यहाँ पे ही होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फिर ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्ट्रेट निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो आपका आता है बोमैन्स कैप्सूल में. And then from the Bowman's capsule, it goes into the proximal convoluted tubule. Proximal क्यों बोले? क्योंकि ये पहले है. So that is why proximal convoluted tubule. PCT के बाद आपका जो भी filtrate होता है, it goes into the loop of Henle. Now this loop of Henle has two tubes. एक descending loop है और एक ascending loop है. So this is descending loop of Henle. Then comes the ascending loop of Henle. Then the distal convoluted tubule, which is at the end, and at last the collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरेटर के थ्रू आपकी जो भी यूरिन फॉर्म होती है, दैट इज बीइंग कैरिड इनटू द यूरेथ्रा. और यहाँ पे वाजा रेक्टा प्रेजेंट है. वाजा रेक्टा क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किडनी का फंक्शन सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं होता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. तो ऑस्मो रेगुलेशन कराता कौन है? लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा. दे शो काउंटर करेंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं और इसी की वजह से जो है आपका ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन होती है. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रीनल कॉर्पसल. सबसे पहले आपका आता है ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस में कौन सा आता है आपका? एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल एंड ओनली द बोमैन्स कैप्सूल. फिर आपका आता है रीनल कॉर्पसल. द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर. रीनल कॉर्पसल स्टार्ट कहाँ से होती है? जहां पे बोमैन कैप्सूल एंड होता है. बोमैन्स कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर. डबल वॉल्ड अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
बोमैन्स कैप्सूल विच एंक्लोजेस ग्लोमेरुलस। यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल आता था, यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल आता था, एंड दे वर फॉर्मिंग अ मेशवर्क ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। तो इस मेशवर्क को हम क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस बोल रहे थे। So glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body or the renal capsule. So this structure जो कि आपका Bowman's capsule और glomerulus है, these are collectively known as the renal corpuscle, Malpighian body. Now glomerulus is a tuft of capillaries. Now this glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। तो आर्टरी जो भी आपका किडनी के अंदर सब्सटेंस लेके आ रही है वो रीनल आर्टरी होती है, विच इज अगेन कंटिन्यूड इनटू एफरेंट आर्टेरियोल जो कि नेफ्रॉन में एंटर हो रही है। फिर वहां से जो भी मटेरियल किडनी के बाहर जाना होता है वो पहले इफरेंट आर्टेरियोल में जाता है और फिर बाद में कहाँ जाता है? रीनल वेन में। तो दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल वाइडर है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल है, ग्लोमेरुलस का कैपिलरी नेटवर्क, बोमैन्स कैप्सूल, फिर पीसीटी में आपका जो भी मटेरियल है वो जाता है, देन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड द यूरिन फ्लो। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ पीसीटी। बोमैन्स कैप्सूल था, अभी डायग्राम में देखा, बोमैन्स कैप्सूल के बाद क्या होगा? पहला कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर दिखता है विच इज नोन एज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, अ हेयरपिन शेप्ड लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले होता है इट्स अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, तो वो हेयरपिन शेप का भी होता है। इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल आफ्टर द पीसीटी। द नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले which has a descending and an ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled tubular structure known as the distal convoluted tubule. The DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct. Now we know कि there are millions of nephrons. तो सारे के सारे nephrons का जो distal convoluted tubule होता है वो एक ही जगह जाके अटैच होता है and that is the collecting duct. क्योंकि collecting duct से finally यूरिन कहाँ जाती है? into the ureter. Many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids into the calyces. The Malpighian corpuscle as in Bowman's capsule plus the glomerulus, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region, whereas the loop of Henle dips into the medulla. So you have to remember कि किडनी के दो regions थे, the outer cortex and the inner medulla. तो आपका जो Malpighian corpuscle है, that is the glomerulus along with the Bowman's capsule. The PCT and the DCT, they are in the cortical region, as in they are in cortex, whereas loop of Henle कहाँ present है? In the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. क्यों cortical बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ही कम रीजन उनका मेडुला में प्रेजेंट है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले क्या है? बहुत ही छोटे हैं साइज में। तो मेन रीजन ऑफ द नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? Malpighian capsule, PCT and DCT. So these type of nephrons are known as the cortical nephrons. Now in some of the nephrons, the loop of Henle is much longer, runs deep into the medulla, and these nephrons are known as the juxtamedullary nephrons. Why are we using the word juxtamedullary? क्योंकि ये इतने लेंथ में ज्यादा होते हैं कि जंक्शन बना लेते हैं बिटवीन द मेडुला एंड द कॉर्टेक्स. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग juxtamedullary nephrons. तो नेफ्रॉन्स कितने तरह के हो गए? दो तरह के हो गए, कॉर्टिकल और juxtamedullary. कॉर्टिकल वो जिनमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ कम होगी, juxtamedullary nephrons वो होंगे जिसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ जो है ज्यादा होगी. द इफरेंट आर्टेरियोल वो था जो कि नेफ्रॉन से कोई भी मटेरियल को बाहर लेके जा रहा था. द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, दैट इज इमर्जिंग मतलब ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है, forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. Why? क्योंकि loop of Henle की length ही shortened है, तो जब loop of Henle ही बहुत कम होगा साइज में तो वासा रेक्टा कॉइल नहीं हो पाएगी. तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा इज
either highly reduced or it is absent. And by this, we come to the end of this session. In this session, we studied about the structure of the kidney, about the nephrons, and about the human excretory system. The human excretory system consists of a pair of kidneys. The kidneys are bean-shaped and reddish brown in color, which are situated in the peritoneal cavity and backwardly positioned. Therefore, they are situated in a retroperitoneal position. The right kidney is slightly lower than the left kidney because it has to accommodate the liver. Now, there is a tube-like structure which runs from the kidney towards the urethra, which carries the urine formed into the urethra and guided by a urinary bladder. Then in the internal structure of the kidney, we saw that it is divided into two regions, the outer cortex and the inner medulla. जो आपका inner medullary region था उसमें कुछ pyramidal structures present थे known as the medullary pyramid. The apex of this pyramid form a structure known as the calyces. But between these pyramids हमने देखा कि cortex जो है extend कर जा रहा था and that region was known as column of Bertini. The inner concave structure of the kidney has a notch-like structure जिसको हम बोलते हैं हाइलम, और हाइलम जो है आगे जाके वाइड हो जाता है, फनल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हमने बताया था रीनल पेल्विस. Then coming to the structure of nephron, nephrons are the structural and the functional unit of kidney, क्योंकि जो मेन काम होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में, एंड ऑल्सो दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन. Now the nephrons is divided into two parts, the renal corpuscle also known as the Malpighian corpuscle, जिसमें आपका glomerulus और Bowman's capsule आता है. Glomerulus is made up of afferent and the efferent arterioles. Then the renal tubule consisted of the proximal convoluted tubule, the loop of Henle, जिसके दो limbs थे ascending and descending, the distal convoluted tubules. The DCTs of many other nephrons converge into one tube-like structure known as the collecting duct, which carries the urine formed into the calyces and then वापस से kidney से कहाँ पर जाता है, ureter में. So that's all for this session. Thank you so much.